हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोस में मैंने बहमनी साम्राज्य के उत्थान के बारे में बताया, किस प्रकार से बहमनी साम्राज्य महमूद गवाह के नेतृत्व में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है, किस प्रकार से उसका साम्राज्य का विस्तार होता है। हम देखते हैं कि महमूद गवाह जो कि एक पर्शियन व्यापारी था, जब वो आता है और बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री बनता है तो उसके समय में बहमनी साम्राज्य एक बार जिसकी उत्तरी सीमाएं खानदेश से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा तक पहुंचती हैं और पश्चिम में हम देखते हैं गोवा पर भी अधिकार हो जाता है और पश्चिमी समुद्र से लेकर पूर्वी समुद्र तक राजमुंदरी पर अधिकार होने से, आंध्र के उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर अधिकार होने से, पश्चिम से लेकर पूर्वी समुद्र तक पर बहमनी साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महमूद गवाह का प्रधानमंत्री का कार्यकाल बहमनी साम्राज्य का चरमोत्कर्ष था और जब महमूद गवाह की हत्या कर दी जाती है, मतलब महमूद गवाह का वध कर दिया जाता है सुल्तान के आदेश से, तो ऐसी स्थिति में फिर बहमनी साम्राज्य का पतन आरंभ हो जाता है। हम देखते हैं जब महमूद गवाह का वध कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, महमूद गवाह का जो वध हुआ था, मैंने उस दिन भी बताया था आपको पिछले वीडियो में कि किस प्रकार से दक्कनी अमीरों के षड्यंत्र के द्वारा महमूद गवाह का वध करवा दिया गया। और जब महमूद गवाह का वध हो जाता है, ऐसी स्थिति में जो अफाकी अमीर होते हैं, अमीरों का जो विदेशी अमीरों का जो अमीर वर्ग होता है, वो इससे काफ़ी असंतुष्ट, काफ़ी क्रुद्ध और काफ़ी असुरक्षित अनुभव करता है स्वयं को। ऐसी स्थिति में ये सारे अमीर सुल्तान की औपचारिक विदाई न लेकर अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी गवर्नरशिप में वापस चले जाते हैं और यहाँ तक कि जो दक्कनी अमीर भी, जो संभ्रांत अमीर या निष्पक्ष बात कहने वाले अमीर वर्ग के लोग होते हैं, ऐसे लोग भी इस घटना को बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि दक्कनी अमीर वर्ग और अफाकी अमीर वर्ग के बीच में खाई निरंतर चौड़ी होती चली जाती है और चूंकि मलिक हसन के नेतृत्व में इस घटना को अंजाम दिया गया था, महमूद गवाह का वध करवाया गया था, तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि मलिक हसन का सुल्तान के ऊपर अत्यधिक प्रभाव स्थापित हो जाता है और मलिक हसन का जब प्रभाव स्थापित हो जाता है, ऐसी स्थिति में ही हम देखते हैं महमूद गवाह की मृत्यु के एक वर्ष बाद ही सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। जब नया सुल्तान उसका पुत्र बनता है शहाबुद्दीन महमूद शाह, ये एक अल्पवयस्क बालक था। इसके समय में संपूर्ण शासन सत्ता पर मलिक हसन का अधिकार हो जाता है, जो दक्कनी अमीर था। तो मलिक हसन का जब अधिकार हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो अमीर वर्ग होता है, इसकी मलिक हसन की दिल पसंद खां के द्वारा हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार से ये संघर्ष, ये खूनी संघर्ष का रूप धारण कर लेता है और हम देखते हैं कि इसमें दोनों वर्गों के बीच में 1487 में बीदर में ज़बरदस्त खूनी संघर्ष होता है जो 3 दिन तक चलता रहता है और सुल्तान इसमें अफाकी वर्ग का साथ देता है। हम देखते हैं कि मलिक हसन की जब हत्या करवा दी गई, मलिक हसन का वध करवा दिया गया, जिसमें सुल्तान स्वयं इस षड्यंत्र में शामिल था। ऐसी स्थिति में मलिक हसन का जो पुत्र होता है अहमद निजामुल मुल्क, उसके द्वारा स्वाभाविक है कि अपने पिता की हत्या के बाद विद्रोह कर दिया जाता है और उस विद्रोह को आदिल शाह का भी समर्थन प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बहमनी राज्यों में एक विखंडन पैदा हो जाता है। बहमनी राज्यों में जो विभिन्न अमीर वर्ग जहाँ जहाँ गवर्नर थे, जहाँ जहाँ तरफदार थे, वो सब अपने अपने राज्यों में स्वतंत्र शासक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, राजा की उपाधियां धारण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि बहमनी साम्राज्य का विखंडन हो जाता है और इस विखंडन की स्थिति में क्या होता है, अहमद निजामुल मुल्क के द्वारा अहमदनगर राज्य की स्थापना की जाती है संपूर्ण उत्तर क्षेत्र में और हम देखते हैं कि बीजापुर में आदिल शाह के द्वारा स्थापना की जाती है।
गोलकुंडा में कुतुब शाह के द्वारा अलग राज्य की स्थापना कर ली जाती है और बरार में भी इमाद शाह के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली जाती है। और बीदर क्षेत्र में सही मायने में होता क्या है, जो ऐसी स्थिति में जब ये अमीर स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग अलग राज्य बन जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो मंत्री कासिम बरीद हो जाता है, सुल्तान ऐसी स्थिति में क्या होता है, कासिम बरीद के नियंत्रण में रहने के लिए विवश होता है। और कासिम बरीद की जब मृत्यु होती है तो उसका जो पुत्र होता है अमीर अली बरीद, ये बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति बताया गया है, जिससे देखिए कई छोटे एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दक्कन की लोमड़ी किसे कहा जाता है, तो ये अमीर अली है जिसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है, अमीर अली बरीद। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुल्तान बाद में अमीर अली बरीद के चंगुल में पहुंच जाता है। इसी समय में हम देखते हैं कि विजयनगर का जो महानतम शासक कृष्णदेव राय होता है, तो कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण किया है और बीदर से शहाबुद्दीन महमूद शाह को मुक्त कराया है अमीर अली बरीद के चंगुल से और उसे पुनः गद्दी पर बैठाया है। इस तरह से उसने एवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की है, जिसके बारे में मैंने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब आपको बताया था, कृष्णदेव राय के बारे में जब विशद रूप से आपको पढ़ाया था, तब इन सारी बातों को आपको बताया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमीर अली के चंगुल में फिर से सुल्तान पहुंच जाता है और ऐसी स्थिति में ही 1518 में हम देखते हैं कि सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। एक बंदी सुल्तान की हालत में मृत्यु हो जाती है। उसके 4 पुत्र होते हैं जो धीरे धीरे या क्रम से है अमीर अली बरीद के द्वारा गद्दी पर बैठा ले जाते हैं। उनमें सबसे पहले अहमद गद्दी पर बैठता है, इसका कोई महत्व नहीं है, 1518 से 21 तक। फिर अलाउद्दीन बैठता है। अलाउद्दीन जो मुक्त होने का प्रयास करता है बरीद के चंगुल से, उस प्रयास के कारण ही, इस अपराध के कारण ही बरीद के द्वारा उसे गद्दी से उतार कर उसका वध करवा दिया जाता है। बाद में उसके भाई वलीउल्लाह को गद्दी पर बैठाया जाता है। वलीउल्लाह 1521 से 24 तक प्रतीकात्मक रूप से सुल्तान रहता है और बाद में हम देखते हैं कि उसके बाद कलीमुल्लाह को बैठाया जाता है जो 1524 से 1526 तक रहता है। बाद में हम देखते हैं कि बरीद के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए अंततः वो बीजानगर के लिए पलायन कर जाता है, जहां उसे किसी प्रकार का सम्मान या समर्थन प्राप्त नहीं होता है। तब वो अहमदनगर के लिए पलायन करता है और ऐसी ही निराशा की अवस्था में ही उसकी अंततः 1526 या 27 में मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि बहमनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान कौन था, तो याद रखिए कलीमुल्लाह था। इसके अलावा हम आपको और बातें बताएं तो ये शहाबुद्दीन महमूद के समय में ये अमीर वर्ग का, इसके समय का महत्व यही है कि अमीर वर्ग के मध्य में काफ़ी खूनी संघर्ष हुआ है दक्कनी और फाकी वर्ग के बीच में। और हम देखते हैं कि अमीर अली वरीद, जिसे दक्कन की लोमड़ी कहा जाता है, अंततः सुल्तान शहाबुद्दीन महमूद शाह इसके चंगुल में रहता है। इसी के समय में कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण किया है और सुल्तान को मुक्त करके यवन स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये 4 इसके उत्तराधिकारी होते हैं। इन उत्तराधिकारियों का ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक रूप से किसी भी दृष्टि से कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन केवल एक क्रमबद्ध इतिहास, आपको राजनीतिक इतिहास बताने के लिए, ओवरऑल इतिहास आपकी समझ में आए ये बताने के लिए आपको ये बताया जा रहा है। केवल इसमें कलीमुल्लाह बहमनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान, बस ये नाम आपको पता होना है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं बहमनी साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी राज्य हुए, किस तरह से बहमनी साम्राज्य में अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा, बीदर, ये 5 राज्यों में संपूर्ण बहमनी साम्राज्य का विखंडन हो जाता है। तो हम देखते हैं कि बीजापुर के द्वारा, यूसुफ आदिल शाह के द्वारा बीजापुर राज्य की स्थापना की जाती है। बीजापुर के ही और अहमदनगर के क्षेत्र पर ही बाद में हम देखते हैं कि मराठा शक्ति का उत्कर्ष होता है। मानो जो महाराष्ट्र क्षेत्र है यही बीजापुर और अहमदनगर थे और यूसुफ आदिल शाह ने इसकी स्थापना की है। इसीलिए बीजापुर की
जो राजवंश था, जो सुल्तान शाही थी, उसे आदिल शाही के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बीजापुर का संस्थापक यूसुफ आदिल शाह था। अब हम देखते हैं अहमदनगर। अहमदनगर की स्थापना मलिक अहमद ने की है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मलिक अहमद ने जब इसकी स्थापना की है तो इसे निजाम शाही क्यों कहा जाता है। उसके पीछे कारण ये है कि निजामुल मुल्क की इसकी उपाधि थी, इसीलिए इसके राजवंश को निजाम शाही के नाम से जाना जाता है। अर्थात अहमदनगर की जो सुल्तान शाही थी उसे निजाम शाही माना जाता है। बरार की स्थापना फतेह उल्लाह इमाद ने की है। फतेह उल्लाह इमाद जो था, इसने जिस राज्य की स्थापना की उसे इमाद शाही राजवंश के नाम से जाना जाता है। और गोलकुंडा की स्थापना, राज्य की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की है, इसलिए इसे कुतुब शाही के नाम से जाना जाता है। और बीदर राज्य की स्थापना अंततः अमीर अली वरीद ने की है, इसलिए इसे बरीद शाही के नाम से जाना जाता है। इसमें तमाम प्रश्न बनते हैं, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में विशद रूप से बताएंगे। लेकिन अभी ये बताना आवश्यक है कि बीजापुर का आदिल शाह का जो राज्य था, यह सबसे बड़ा विस्तृत राज्य है। देखिए 1489 में बीजापुर, सबसे पहले अलग होने वाला राज्य जो है वो बीजापुर है, और सबसे अंतिम समय तक चलने वाला राज्य भी बीजापुर है। माने बीजापुर ही बहमनी राज्यों में एकमात्र राज्य था जो दीर्घ काल तक अस्तित्व में रहा है। 1686 में औरंगजेब के द्वारा इसका मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। अब हम अहमदनगर की बात करते हैं, तो अहमदनगर की स्थापना अहमद निजामुल मुल्क के द्वारा की गई थी। ये निजामुल मुल्क कौन था? अहमद निजामुल मुल्क मलिक हसन का पुत्र था। मलिक हसन की अगर हम बात करें तो अहमद शाह जो बहमनी सुल्तान था, उसके समय में विजयनगर पर अभियान चलाया गया था और 2 ब्राह्मण युवाओं को बंदी बनाकर लाया गया था। उन बंदी युवाओं में एक मलिक हसन था। मलिक हसन के पुत्र के द्वारा ही अहमदनगर राज्य की स्थापना की जाती है, जो ये कन्वर्ट होके मुस्लिम हो गया था। इसी तरह से हम बरार को देखते हैं तो फतेह उल्लाह इमाद, ये भी 2 ब्राह्मण युवक थे, उनका एक राज्य अहमदनगर होता है, एक राज्य बरार होता है। इस तरह से ये दो मुस्लिम राज्य जो हैं वो दक्कनी अमीरों के, जो दक्षिण भारत के ही मूल रूप से थे, उनके द्वारा इन 2 राज्यों की स्थापना की जाती है। हम देखते हैं सबसे कम समय तक चलने वाला राज्य। सबसे कम समय तक अगर चलने वाला राज्य देखा जाए तो बरार ही है, जो केवल 84 वर्ष तक कायम रहता है। और इसके अलावा हम देखते हैं बीदर जो राज्य है वो 86 वर्ष तक कायम रहता है, इसलिए ये उससे ज़्यादा है। सबसे कम समय तक बरार राज्य रहता है। गोलकुंडा की स्थापना कुली कुतुब शाह के द्वारा की जाती है और बाद में गोलकुंडा का भी औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। बीदर में अमीर अली बरीद के द्वारा इस राज्य की स्थापना की जाती है और 1527 में सबसे अंत में अलग होने वाला राज्य, अंतिम सुल्तान कलीमुल्लाह के बाद जिस राज्य ने स्वतंत्र होने की घोषणा की है वो बीदर है। तो 1527 से लेकर 1619 तक ये राज्य कायम रहता है। देखिए अहमदनगर के जो सामने राज्य था, जो उसके पूर्व दिशा में राज्य था, वो बरार था। तो अहमदनगर के द्वारा ही बरार राज्य का 1574 में अपने राज्य में विलय कर लिया जाता है और बीजापुर के द्वारा बीदर राज्य का 1619 में विलय कर लिया जाता है। तो बीजापुर ने बीदर का विलय कर लिया और अहमदनगर ने बरार का विलय कर लिया। अंत में हम देखते हैं अहमदनगर के विरुद्ध जब चांद बीबी के समय में अभियान चलाया गया है मुगलों के द्वारा, तो सबसे पहले बरार का क्षेत्र छीन लिया जाता है। बाद में हम देखते हैं कि औरंगजेब के समय में अहमदनगर का भी 1636 में शाहजहां के समय में अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना और बहमनी साम्राज्य के इतिहास में महत्व
उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक प्रभाव, अगर इन सब की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जिस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य ने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया, भारतीय इतिहास को जो उसकी महत्वपूर्ण देन थी, इस तरह का प्रभाव हमें बहमनी राज्य के अंतर्गत दृष्टिगत नहीं होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य जो स्थापित किया गया, विजयनगर साम्राज्य अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को संरक्षित, सुरक्षित, पुष्पित, पल्लवित करने के लिए था। लेकिन बहमनी राज्य का हमें ऐसा उद्देश्य दृष्टिगत नहीं होता है। बहमनी साम्राज्य एक आक्रामक भावना के अंतर्गत ही निर्मित हुआ था और उसका जो प्रमुख मोटो था वो दक्षिण भारत में हिंदू राज्यों का दमन करना, हिंदू राज्यों के विरुद्ध एक आक्रामक नीति अपनाना, उसमें भी विशेष रूप से विजयनगर साम्राज्य था उसके विरुद्ध अभियान चलाना। हम देखते हैं कि बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत जितने सुल्तान हुए उनमें से अधिकांश सुल्तानों ने अपना जो अभियान चलाया है विजयनगर के विरुद्ध, उनका अवश्य अभियान चला है, चाहे उसमें उन्हें सफलता मिली हो चाहे उन्हें असफलता मिली हो। कई बार ये अभियान जो होते थे वो एक आतंक का रूप धारण कर लेते थे, इतने जन विरोधी होते थे। इन अभियानों के, इन विजय अभियानों के द्वारा, इन सैन्य अभियानों के अंतर्गत तमाम जनता को अपार कष्ट का सामना करना पड़ता था, तमाम जनता का कत्लेआम होता था, तमाम विध्वंस होता था, आगजनी की घटनाएं होती थीं। इसके अलावा तमाम लोगों का कन्वर्जन किया जाता था, उन्हें धर्मांतरित करके हिंदू से मुसलमान बनाया जाता था, जिसके उदाहरण के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि अहमदनगर और बरार के संस्थापक ब्राह्मण युवक थे जिन्हें मुसलमान बनाया गया था, बाद में वो इन दो राज्यों के संस्थापक होते हैं। तो हम देखते हैं कि इतिहास में अगर निर्माण की बात की जाए तो निर्माण की दृष्टि से भी विजयनगर और बहमनी राज्य की कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। जिस तरह से विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां फली फूली, जिस तरह से समृद्धता आगे बढ़ी, और हम देखते हैं कि इस सल्तनत काल में संपूर्ण दक्षिण भारत की लूट के बाद भी विजयनगर एक समृद्ध साम्राज्य के रूप में सामने आता है, एक समृद्ध नगर के रूप में राजधानी विजयनगर आता है। ऐसी समृद्धता, ऐसी भव्यता, ऐसी सांस्कृतिक पराकाष्ठा हमें बहमनी राज्य में दृष्टिगत नहीं होती है। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत 18 सुल्तान हुए, उनमें तमाम सुल्तानों को गद्दी से उतार के बद किया गया, तमाम सुल्तानों को एक कठपुतली शासक बना के रखा गया, और निरंतर हम देखते हैं कि षड्यंत्रों का दौर चलता रहा, और उनका षड्यंत्रों को रोकने के लिए, अपनी एक सुदृढ़ता स्थापित करने के लिए उनका एकमात्र उद्देश्य होता था विजयनगर के विरुद्ध अभियान चलाना। तो इन सारी बातों का हम बता सकते हैं कि जो इतिहास में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जाम की दृष्टि से भी विजयनगर की जो महत्ता आप लोगों के लिए है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो, इनमें विजयनगर पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, बहमनी साम्राज्य पर प्रश्न नहीं पूछे जाते। बहमनी साम्राज्य पर प्रश्नों की संख्या आमतौर पर कम होती है, प्रीलिम्स में भी बहुत कम पूछा जाता है, और मेंस में तो अपवाद स्वरूप ही पूछा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से भी, अध्ययन की दृष्टि से भी विजयनगर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन विजयनगर को समझने के लिए भी, विजयनगर की परिस्थितियों को समझने के लिए भी बहमनी साम्राज्य का अध्ययन, बहमनी साम्राज्य के बारे में जानना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमने आपको बहमनी साम्राज्य के बारे में बताया, बहमनी साम्राज्य के उत्कर्ष और उसके पतन के बारे में बताया, बहमनी साम्राज्य के विखंडन के बाद उत्तराधिकारी 5 राज्यों का किस प्रकार से उदय होता है, उन राज्यों की स्थापना के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहमनी साम्राज्य के उत्तराधिकारी राज्यों के बारे में, कौन कौन से प्रमुख सुल्तान होते हैं, उनके प्रमुख कार्य क्या रहे, इसके बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।